अब नेक्स्ट हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। हीट कैपेसिटी होता क्या है? हीट कैपेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके आगे तक काम आएगी। हीट कैपेसिटी से पहले समझना है कि हीट होता क्या है। हीट एक क्वांटिटी नहीं है, हीट एक प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है। हीट कब प्रोड्यूस होती है? जब ये मेरा कोई सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग है। सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। स्टार्टिंग में दोनों माना कि थर्मल इक्विलिब्रियम है। दोनों का क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? दोनों का टेम्परेचर मेरा सेम है। अगर फर्स्ट केस मैं ये ले लू, T1 इज ग्रेटर देन T2 हो गया। जब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से तो क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगा? सिस्टम अपनी हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग को। तो सिस्टम क्या देगा? अपनी हीट सराउंडिंग को रिलीज कर रहा है। यही हीट का फ्लो कहां से होता है? हाई से लो की तरफ होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को कम करने के लिए, वापस थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए सिस्टम या सराउंडिंग दोनों में से क्या करेंगे? अपनी हीट रिलीज करेंगे। टेम्परेचर किस फॉर्म में कम होगा? हीट रिलीज की फॉर्म में कम होगा। जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तभी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस, सेकंड केस में क्या मालूम है? अगर T2 ग्रेटर देन T1 है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है T1 से, सिस्टम से, तो हीट का फ्लो कहां से होगा? सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट का फ्लो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब कभी भी दो बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, सिस्टम और सराउंडिंग में जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा तब वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट एक प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हुई। जब टेम्परेचर में डिफरेंस आया तब हीट प्रोड्यूस हुई। तो हीट इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस था तभी वहां पे क्या हीट प्रोड्यूस हुई, ताकि वो वापस अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, अब ये अपने एक फॉर्मूला आगे की हीट प्रोड्यूस हुई कैसे? हीट प्रोड्यूस कैसे हुई है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब टेम्परेचर में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा तो हीट उतनी कम प्रोड्यूस होगी। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि हीट इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे कॉफिशिएंट आ जाएगा इंटू T। इसी कॉफिशिएंट C को हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। इसी को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन साइज, नेचर ऑफ सिस्टम और कंपोजिशन। ठीक है, हीट कैपेसिटी इज डिपेंड अपॉन द साइज, नेचर ऑफ सिस्टम एंड कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। जब हीट कैपेसिटी साइज पे डिपेंड कर रही है तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि हीट कैपेसिटी एक क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कह रहे थे? प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड अपॉन द साइज एंड द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये हीट कैपेसिटी क्या? साइज पे डिपेंड कर रही है या मास पे डिपेंड कर रही है। मास जितना ज्यादा होगा हीट कैपेसिटी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो हम यहाँ पे C की जगह क्या लिख सकते हैं? C इंटू एम डेल्टा T, क्योंकि हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। कि मास जितना ज्यादा होगा सब्सटेंस का तो उतनी ज्यादा हीट रिलीज करेगा। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं कैपिटल C। कैपिटल C इक्वल टू Q। अब जो कैपिटल C है वो हीट कैपेसिटी हो सकती है एक मोल की, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी आ सकती है। यहां पे अब दो टर्म आएगी, एक मोलर हीट कैपेसिटी और एक टर्म आएगी स्पेसिफिक है हीट कैपेसिटी। दो टर्म प्रोड्यूस हो जाएगी। जब मैं मास लूंगा तो वो एक मोल ले रहा हूं, एक ग्राम ले रहा हूं, एक केजी ले रहा हूं, तो वहां पे टर्म प्रोड्यूस हो रही मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर ओनली हीट कैपेसिटी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? ओनली C। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। अब यहां से मैं फॉर्मूला क्या आया था? Q इज इक्वल टू C डेल्टा T।
तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी क्या आ गई, ये हीट कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर में डिफरेंस उतना ही कम होगा। जब टेम्परेचर में डिफरेंस उतना ही कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। आया समझ में आपको कि अगर हीट कैपेसिटी जितनी ज्यादा है किसी भी सिस्टम की तो वहां पे टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा, हीट कम रिलीज होगी, कम रिलीज होगी। तो हमको अगर ज्यादा हीट रिलीज करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो वहां पे हीट कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया, क्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो इसको हमें पता है कि हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही। और हीट क्या है, मेरा एक पाथ फंक्शन है। हीट मेरा क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, हीट पाथ फंक्शन है। अब इसके बाद बात करते हैं, दो टर्म आएंगी, एक मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को क्या बोलूंगा, CM। क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या हो जाएगी, जो हीट कैपेसिटी है मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, उसके मोल से, तो वो क्या आ जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। जो ये हीट कैप सी क्या, तो मेरा ओनली हीट कैपेसिटी, CM क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। जो हीट कैपेसिटी है उसको मैं अगर मोल से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade. Amount of heat required for 1 mole of substance to raise its temperature by 1 degree. एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। इसके बाद क्या है, इसके बाद है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, CM मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CS बोल सकते हो आप। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम या 1 kg या 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या थी कि एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोले थे, मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक में क्या आ गया, बस स्पेसिफिक में हम एक मास यूनिट ले रहे, 1 ग्राम ले रहे या 1 kg ले रहे, तो 1 ग्राम या 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे इसको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 मास यूनिट। 1 मास यूनिट का मतलब क्या है, 1 kg या 1 ग्राम में रिक्वायर्ड टू 1 मास यूनिट raise its temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या आ रहा था, Q बाय डेल्टा टी। हीट किसमें, जूल में, टेम्परेचर क्या है, केल्विन इनवर्स हो जाएगा। भाई हीट कैपेसिटी क्या है, यही तो है, Q बाय डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर केल्विन आ जाएगा। जब यहाँ पे मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूंगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, एक मोल के लिए जितनी जरूरत है पर मोल में, तो मोल इनवर्स हो जाएगा पर मोल।
जब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो जूल केल्विन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राम इनवर्स, ग्राम ले लूंगा या केजी ले लूंगा। तो हमने क्या बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी तो क्या ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पीछे अगर मैं पर मोल पर ग्राम पर लगा दूंगा वो प्रॉपर्टी मेरी क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी मेरे लिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो यहाँ पे हम एक पर मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, पर ग्राम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं कि पर ग्राम या पर मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी हीट का रिक्वायरमेंट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। ये क्या आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट आ गई, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट आ गई। जब हम हीट कैपेसिटी क्या थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पीछे हम पर मोल या पर ग्राम लगा देते हैं वो क्या बन जाती है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो आप जहाँ पे इंटेंसिव एक्सटेंसिव के एग्जांपल लिखे वहां पे और ऐड कर सकते हो इनको, ठीक है। ये बात हुई हीट कैपेसिटी होता क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अगर इसको सम अप करना चाहे कि हीट कैपेसिटी क्या है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं मैं तो क्या आएगा, यहाँ पे मेरा एक कोएफिशिएंट आएगा C, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में क्या हो रहा है, हीट कैपेसिटी में ये क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी वो क्या साइज या मैटर पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। जब यहाँ पे मैं मास को इंक्लूड करूंगा, एक मोल को एक ग्राम को इंक्लूड करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, मास भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया C इंटू मास, क्योंकि हीट भी क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट कैपेसिटी भी आपकी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमें मास इंक्लूड करेंगे। इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल C इंटू डेल्टा T। कैपिटल C में यहाँ पे मेरा क्या होगा, अगर मैं एक मोल की बात करूंगा तो यहाँ कैपिटल C मेरा क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी, और एक ग्राम या 1 kg की बात करूंगा यहाँ पे मेरा कैपिटल C क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये आपको ये फॉर्मूले दिमाग में रखने हीट कैपेसिटी के, ठीक है। हीट कैपेसिटी दे रखा हो तो हीट कैसे निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, वहां पे हम कैसे निकालेंगे हीट कैपेसिटी। अब बात करेंगे हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी हमें पता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूंगा, हीट कैपेसिटी है क्या, C/Q डेल्टा T, यही तो है हीट कैपेसिटी। जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूंगा तो यहाँ पे CV ले लो हीट कैपेसिटी, और हीट भी क्या हो जाएगी मेरे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, वही हमारे भगवान को याद करो, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, वर्क जीरो हो जाता है, dq माइनस पी dv होता है। तो जब वॉल्यूम जीरो हो गया तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो मैं QV की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CV इज इक्वल टू डी अपॉन dt। हीट कैपेसिटी क्या है, जब मैं यहां बात कर रहा हूं कि हीट कैपेसिटी मेरे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, जो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो जाएगी, डी अपॉन dt, या फिर इसको जब हम लिमिट लगा दे डेल्टा E अपॉन डेल T। हीट खुद क्या है, एक पाथ फंक्शन है, उसका क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, उसका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तो वो हम लगाएंगे नहीं इस पे। तो CV बराबर क्या जाएगा, डेल E अपॉन डेल T हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी। तो D इज इक्वल टू CV अपॉन dt भी लिख सकता हूं। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया कि इंटरनल एनर्जी निकालने का क्या आ जाएगा, जब आपको हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है और टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, CV इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पे जो CV मैंने अभी क्या लिया है, वो टेम्परेचर चेंज होने पे CV में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है CV यहाँ पे,
जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हीट कैपेसिटी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसी तरह जब मैं हीट कैपेसिटी की बात करूंगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वही हीट कैपेसिटी क्या होगा? Q अपॉन डेल्टा टी। और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट किसके बराबर होती है? डेल्टा एच के बराबर। कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हीट किसके बराबर होती है? डेल्टा एच के बराबर। तो यहाँ सीपी किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। या इसको कैसे लिख सकते हैं? डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहां से डी एच क्या आ जाएगा? सीपी इंटू ये डी टी। या कैसे लिख सकते हो? डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी इंटू डेल्टा टी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक इंटरनल एनर्जी का और एक एंथैल्पी का। कैसे हीट कैपेसिटी और एंथैल्पी में रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे भी जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। और जब हीट कैपेसिटी यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वो दूसरा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो टर्म आगे, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले आपके हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे हमने डिराइव करा है। जब हमको पता था कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर। इसी तरह हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी में चेंज के बराबर होती है। तो बस वो रखना था आपको, ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी इस वाले में कि हीट कैपेसिटी होता क्या है, हीट कहते किसे है। हीट का प्रोड्यूस होगी जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तब हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखा कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर पढ़ा मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम इसके की पॉइंट की, अब हीट कैपेसिटी वाले में क्या क्या टर्म्स है ये, तो उन टर्म्स का मतलब समझ में आ जाएगा। तो इस अब आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स है उनका मतलब समझ में आना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। तो क्या था? हीट कैपेसिटी पढ़ा, और क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। फिर क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर क्या था? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसको क्या बोला? सीवी था। इसी तरह सीपी था, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इन सबके क्या है? फॉर्मूले हैं, अपन को पता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डी अपॉन डी टी, या डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं? डी एच इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू सीवी डी टी। इसी तरह कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी किसके बराबर थी? डी एच अपॉन डी टी, या फिर डेल्टा एच अपॉन डेल टी। और डी एच इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी, सीपी डी टी। जब यहाँ मोल की बात करूंगा तो आप मोल लगा दो कि कितने मोल की बात कर रहे हैं, यहाँ मोल आ जाएंगे आगे। एन सीपी डी टी है, सीपी डी टी आ जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों क्या थी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। जबकि हीट कैपेसिटी ओनली क्या है? फॉर्मूले क्या है? सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो बड़ा उसका आज क्या हो गया? समअप हो गया। हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है? स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और ये सब। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, मोलर हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो आपने ये पढ़ने के बाद आप जरूर एनसीईआरटी की बुक खोल के देखें, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर ले और वहां पे आप ये जब पढ़ोगे तो आपको सब, मैं अभी क्या बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक से हम हाई लेवल तक चलेंगे। तो आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखें, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अब आगे क्या आएगा? सीपी और सीवी का रिलेशन निकालेंगे। सीपी और सीवी का रिलेशन क्या आता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू जो आर आता है वो कैसे आता है, उसको डिराइव करेंगे और आगे समझेंगे। थैंक्स।